क्या लिखा? वर्ल्ड बैंक कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। लिखिएगा, गुड गवर्नेंस मीन्स पब्लिक सेंट्रिक। ये शुरू में आपको थोड़ा लिखवाए होंगे, यहाँ पे थोड़ा उसके भाव में भी लिखाना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस मीन्स पब्लिक सेंट्रिक, सुशासन से तात्पर्य जन केंद्रित, कामा वेलफेयर कल्याणकारी, सेंसिटिव संवेदनशील, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। और शासन व जवाबदेह शासन व्यवस्था से अकाउंटेबल। इसको डायग्राम फॉर्म में इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है, यार ये लाइट कब से जलने लगी यार? ये नहीं, इधर वाली है क्या? हाँ, ये जरा लाइट बंद करो बच्चों की। देख कौन सा नीचे दबाव करो। ठीक है, छोड़। ठीक है, दिख तो रहा होगा ना आप लोगों को? हाँ, अच्छा दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने असल में वर्ल्ड बैंक ने वैसे 3 बातें कही थी। एक बात उसने ये कही कि सोशल जस्टिस की, एक इकोनॉमिक जस्टिस की, एक प्रकार से तीसरा जस्टिस ही समझो। और इसका जो पूरा एक प्रकार से ऑर्बिट पे जिस पे ये घूमती है ये इकोनॉमी, यह इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ही गुड गवर्नेंस को गढ़ा गया। इसलिए आप देखेंगे दुनिया के गरीब देशों में गुड गवर्नेंस नहीं मिलेगा, मध्य अफ्रीकी देशों में गुड गवर्नेंस नहीं मिलेगा। गवर्नेंस मिलेगा बट गुड गवर्नेंस नहीं मिलेगा। आप जो लड़ने झगड़ने वाले, चाहे सीरिया हो, तुर्की हो, ऐसे देशों में चले जाएं, गुड गवर्नेंस नहीं मिलेगा। वो थोड़ी नारा बुलंद किए हैं गुड गवर्नेंस का। तालिबान में गुड गवर्नेंस थोड़ी है। कोरोना के टाइम में तो मध्य अफ्रीकी देशों के पास तो कई देश ऐसे हैं कि उनके पास कोरोना बनाने का छोड़ दीजिए, कोरोना की दवा खरीदने का पैसा नहीं है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम टीका लगा ही नहीं सकते। मतलब अगर भारत से टीका खरीदना हो, अमेरिका से, चाइना से, रसिया से, कहीं से खरीद मिल भी रहा है, खरीद सकते हैं, तब भी हम नहीं खरीद सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो गुड गवर्नेंस वर्ल्ड बैंक की वो डिफिनेशन है जो इकोनॉमिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगाती चला। पैसा है तो गुड गवर्नेंस है। इसलिए गौर करना, हम गुड गवर्नेंस की कनेक्टिविटी कहीं से भी कर दें, लेकिन हमने 1992 इंग्लैंड को मानते हैं दुनिया का पहला देश जिसने गुड गवर्नेंस को एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। और रिपोर्ट 1989 फ्रॉम स्टेट टू मार्केट। गुड गवर्नेंस के लिए आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको बाजार का साथ लेना पड़ेगा। राज्य और बाजार, स्टेट एंड मार्केट, बट स्टेट वर्सेस मार्केट क्रिएट हो गया। हमने चॉइस दिया, हमने चॉइस दिया बाजार में। आप याद कीजिए, कार की कितनी चॉइसें हैं, खाने पीने की चीजों की कितनी चॉइस है, टेलीफोन में कितनी चॉइस है। इस चॉइस ने राज्य को चुनौती दिया। पब्लिक चॉइस अप्रोच, स्टेट वर्सेस मार्केट। आपकी चॉइस नहीं तो बाजार खड़ा कर दिया। अगर आप चाउमीन खाते ही नहीं तो चाउमीन का बाजार कैसे बनता? आपकी चॉइस ही तो थी। आप मोमो खाते ही नहीं तो ये बाजार कैसे खड़ा होता? आज मोमो, चाउमीन या पिज्जा, बर्गर जैसे
खान पान ने, जिसको जंक फूड कहते हैं, और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में चले जाना, JUNK, जंक माने कूड़ा होता है, उसको जंक फूड का मतलब है तो कूड़ा भोजन। जो पिज्जा बर्गर का जो मैं नाम लिया जंक फूड, इन्होंने क्या क्रिएट किया? दाल रोटी सब्जी जो बगल में ठेले पे मिल रही थी उसकी बिक्री कमजोर कर दिया, वर्सेस क्रिएट कर दिया, फूड वर्सेस जंक फूड। रात को 8:30 8 बजे घर से निकलना किसी दिन बाजार की तरफ, खाने के टाइम में लोग चाट पिज्जा बर्गर चाउमीन खा रहे होते हैं। वो किसके लिए चुनौती बने? रोटी के लिए। और रोटी अगर आप नहीं खा रहे हैं, घर का भोजन नहीं खा रहे हैं, तो सबसे बड़ा खतरा कहां पैदा हो रहा है? हेल्थ। हेल्थ नुकसान में होगा तो किसका नुकसान हुआ? देश का। क्यों पोलियो अभियान चलाया? गुड गवर्नेंस के लिए। 1994 में पोलियो का अभियान दिल्ली से शुरू हुआ और 2012 आते आते आपने पोलियो उन्मूलन कर दिया देश को। 2 बूंद जिंदगी के, जो अमिताभ बच्चन एक छोटे से ऐड के लिए करोड़ों रुपया लेते हैं, वो दिन भर टीवी पे बोल रहे हैं 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी। शहर पटे पड़े हैं होर्डिंग से, हर चौराहे पे 2 बूंद जिंदगी के। आप वही जनरेशन हो जो 2 बूंद जिंदगी के पी के आए हो। अगर ये सरकार को पैसा दिया आपने, अगर चौराहे पे नहीं पिए, किसी कम्युनिटी सेंटर पे जाकर आपके घर वाले नहीं पिलाए, घर पर आकर के पिलाया गया। सर्विस देने वाले कौन थे? मुफ्त में काम कर रहे थे, दवाई मुफ्त में बन रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्यों किया? गुड गवर्नेंस के लिए। और गुड गवर्नेंस कैसे आया? आर्बिट थी इकोनॉमी की। हम गरीब देश होते तो हम कहां से कर पाते? ये 14 करोड़ 5 साल तक की उम्र के बच्चे, 0 से 5, 14 करोड़ पोलियो अभियान खत्म होते होते एक दिन में पोलियो ड्रॉप पीते थे। एक अभियान में 7 साल भर में अभियान चलाए जाते थे। इतना ही नहीं, अगर आपका बच्चा छोटा है, किसी चिल्ड्रन वाले चाइल्ड डॉक्टर के पास गए हैं, वो भी पिला देता था 2 बूंद। एक भी बच्चा छूटने ना पाए, ये स्लोगन था। क्योंकि छूटा तो ससुरा पोलियो रह जाएगा। पोलियो रह जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी? विकलांग और दिव्यांग घूमते मिलेंगे, देश का सिटीजन अपाहिज मिलेगा, कमजोर मिलेगा। देश कैसे तरक्की करेगा? कुछ पैसे खर्च कर दो और देश की हेल्थ सुधार दो। तो पोलियो अभियान क्या था? कंट्री हेल्थ थी। वो बच्चों नौनिहालों को 5 साल तक को पोलियो ड्रॉप पिलाया, गुड गवर्नेंस। जो अफ्रीकी देश कोरोना के टाइम में हाथ खड़े कर दिए कि पोलियो ड्रॉप तो छोड़ो हुजूर बनाना, हम तो पोलियो ड्रॉप खरीद भी नहीं सकते दूसरों देशों से। वो देश के लोग, वहां देश की शासन, वहां की सत्ता अपने नागरिकों को किसके भरोसे छोड़ा? भगवान भरोसे। राम जी लगाएंगे उनकी नैया पार। पता नहीं अफ्रीका में लगाएंगे कि नहीं, बट था वहां भी। अब मरे नहीं होंगे क्या? खेप के भाव अपने यहां मर गए यार, सब करते करते। किसके लिए पोलियो ड्रॉप? ये 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ ये कोरोना का टीका, गुड गवर्नेंस के लिए। हम लोग बचे हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं। कोरोना में निपट जाते तो तो बचाना पड़ेगा ना, एसेट है ना। अरे यार, इतना पढ़े लिखे, पीएचडी किए, कहीं कुछ किए, ये किए, लिखते पढ़ते हैं, अखबार में लिखते हैं, एक आदमी घट नहीं जाता है एक अच्छा आदमी। पहले एसेट तैयार करो, फिर लापरवाही में उसको खो दो। गुड गवर्नेंस बचा के रखो,
पहले पेड़ लगाओ, बाद में सड़क चौड़ी करनी है, 25 साल पुराने पेड़ काट दो, बचाओगे कैसे? गुड गवर्नेंस। आज दैनिक जागरण में मेरा आर्टिकल पढ़ना, इसी पे लिखा हुआ है, छपा है। डिपेंड्स किस पर? पैसा पर। वर्ल्ड बैंक की डिफिनीशन अराउंड किसके है? पैसे पे। अब पैसा होगा तो क्या होंगे? पब्लिक सेंट्रिक। सारा काम धाम किसके लिए? पब्लिक सेंट्रिक। नदी बचाओगे किसके लिए? नदी के लिए नहीं। पेड़ नहीं काटोगे किसके लिए? पेड़ के लिए नहीं। झील झरने बचाओगे किसके लिए? झील झरनों के लिए नहीं, पब्लिक के लिए। सब कुछ बचाओगे पब्लिक के लिए, पब्लिक सेंट्रिक। तो गुड गवर्नेंस मींस क्या हुआ? पब्लिक सेंट्रिक। अगर पब्लिक सेंट्रिक है तो वेलफेयर करोगे कि नहीं? वेलफेयर है, गवर्नमेंट वेलफेयर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेलफेयर होती, घाटे में भी काम करती है। सेंसिटिव, संवेदनशील, सेंसिटिव, संवेदनशील। सेंसिटिव है, पैसा नहीं इलाज मिलेगा, पैसा नहीं लीगल एड मिलेगा, पैसा नहीं है तब भी सुविधा मिलेगा, 5 किलो अनाज मिलेगा। कोरोना में सब काम धंधे छूट गए तो सरकार ने कहा भैया इनको दो अनाज 5 किलो। ये सेंसिटिव ही है ना। अभी दूसरा एंगल छोड़ दीजिए, इस सेंसिटिव के कारण क्या खाएंगे लोग? आप पढ़ते लिखते हैं, आपके घर वाले क्या हैं? आपको लेकर सेंट्रिक है, आपको लेकर वेलफेयर है, कर्जा लेके भी पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, और सेंसिटिव है। जरा सा मोच आ जाए, जोड़ में चोट आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, ये हो जाए, हेलमेट पहन के चलो। कहाँ जा रहा है? इतनी रात को कहाँ जा रहा है? हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? क्या है वो? सेंसिटिव। और आगे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, दिखता है सब। हाँ, कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। सुने हैं कि नहीं? हाँ, कोई ऐसी कहानी बताइए किसी का प्यार मोहब्बत जो बहुत चर्चित हो गया, बहुत छुप के ये छुपा रह गया। छुपा रह गया तो प्यार मोहब्बत किस बात का? इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। ऐसे बेटा दुनिया में किए गए काम, अच्छे लोगों की परिभाषा छुपती नहीं है। और क्या करेंगे? अकाउंटेबल। हम रेस्पॉन्सिबल नहीं बोल रहे हैं, यहां पे दो मीनिंग हैं। हमने बोला पब्लिक सेंट्रिक, आपको सेंट्रिक रहना है। आपको क्या रहना है? वेलफेयर रहना है। आपको क्या रहना है? सेंसिटिव रहना है। आपको क्या रहना है? ट्रांसपेरेंट रहना है। और आपको क्या रहना है? अकाउंटेबल रहना है। दैट इज अ मीन्स ऑफ गुड गवर्नेंस। यह डिफिनीशन है वर्ल्ड बैंक की। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी और भी ज्यादा महीन शब्द है, शब्दांशतः, वर्ड टू वर्ड। हमने कहा चेला, यस सर। बोले घड़े से जरा एक गिलास, वो जो कांच वाला गिलास है ना, उसमें तुम पानी ले आना। हालांकि आपसे नहीं मंगवाएंगे, मैं कह रहा हूं। क्यों? आपने उसी घड़े से कांच वाले गिलास में पानी दिया। शब्दांशतः पालन किया। और आप यहां से उठे गए ऊपर, फ्रिज से बोतल निकाले, स्टील के गिलास में पानी लाए, पानी तो दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी की, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसमें। आपने 100 रुपया घर से लिया, 100 रुपया लेने के बाद जो सामान लेके आए, आपने घर वालों को बताया कि 20 रुपया गया है, 25 रुपया गया है, 30 रुपया गया है, और ये 15 रुपये बचा है। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ऐसे नहीं कि आपने 70 रुपये का सामान लाए, 30 रुपये जेब में रख के घूम रहे हैं। धूर्तता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है सामान लाने की, अकाउंटेबिलिटी
गवर्नमेंट एक एक पैसे का हिसाब कैसे सीएजी देती रिपोर्ट? जब आप हिसाब नहीं देते तो करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी तो तय होती है। किसने कहा सड़क नहीं बनी यार? सड़क तो बनी है, एक बारिश में उखड़ गई। सड़क बनाने की रिस्पांसिबिलिटी पूरी हुई है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी थी, कितना मसाला, कितना क्या, फलाना ढिमका डामर मिलाएंगे उतना मोटा बनाए। एक बोर्ड तो लगा दोगे कि सड़क बनाने में 10 करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन जो 5-6 करोड़ रुपए गमन किया गया, खाया पिया गया, वो कहां गया? अकाउंटेबिलिटी। इसलिए गुड गवर्नेंस आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, अकाउंटेबिलिटी से। पैसा जो होता है वो अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं। और अगर आपको पैसे का हिसाब देना आता है तो आप अकाउंटेबल हैं। आपको लगता है क्या जरूरत है हिसाब देना, दे दो हिसाब। बबलू, हाँ चाचा, यार तुमको 200 रुपए दिए थे, तुम आलू सब टमाटर क्या क्या लाना था, ला दिए सब? लिस्ट दिखाओ क्या लाए? ये ला दिए, ओके। अब आप उसी समय कह दीजिए देखिए चाचा ये है, 40 रुपए इसमें बचा है, ये लीजिए। अब चाचा की मर्जी है, कहें रख लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप बिना पूछे ही रख लिए। अगली बार से चाचा आपसे सामान ही नहीं मंगाएगा। कई लोगों को आप जानते होंगे या आप खुद किए होंगे, हैं कि आपसे सामान घर वाले मंगाते हैं, बचा हुआ पैसा आप वापस नहीं करते। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है बेटा। और कभी बात आएगी तो कह देंगे कि इसको कितना भी पैसा दे दो, सामान लाएगा, बचा हुआ पैसा कभी वापस नहीं करता है। तो वर्ल्ड बैंक ने हमको ये बताया, तो जो हमने आपको ये बताया, आगे एक लिखिए, इट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट अंडर विच, it is a broad concept under which many democratic values are included. Values are included. यह एक बृहद अवधारणा है, यह एक बृहद अवधारणा है जिसके अंतर्गत अनेक लोकतांत्रिक मूल्य सम्मिलित हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, सम्मिलित है। ये क्या हो गया? एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गया जिसमें ये सब कंसेप्ट वैल्यूज हैं। आप देखा जाए तो वैल्यूज, व्हाट डू मीन वैल्यूज? लाइक, डिसलाइक। जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, दैट इज वैल्यूज। सरकार क्या करती है? जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, तुमको क्या चाहिए हम देंगे तुमको। पसंदगी किसकी? जनता की। यही सरकार की वैल्यूज है। माँ अपने बच्चे से पूछती है क्या खाएगा, वो कहता है कि मैं ये खाऊंगा, तो ठीक है मैं बनाते हैं। ये वैल्यूज, पसंदगी। अब आपसे जैसे कोई पूछे क्यों आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं मैं पढ़ना नहीं चाहता। बोला लठ ले आओ, अब उसकी पसंदगी चलेगी। पिताजी ने कहा क्यों भैया कोचिंग नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, क्या बात है? बोले पापा मेरा पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता है, मुझे पढ़ना नहीं है। बोले तो क्या करना है? बोले मैं भी सोच रहा हूँ छोटा मोटा कोई धंधा कर लूँ, कारोबार कर लूँ, 400-600 हज़ार कमाऊँगा, आपके घर का खर्चा भी चलेगा, हेल्प हो जाएगी। कहाँ इतना फीस, कहाँ इतना ट्यूशन, कहाँ ये कोचिंग। अरे कहाँ हो तुम? मेरा सोटा निकाल जरा, ये बड़ा ताऊ बन रहा है, घर का खर्चा चलाएगा। चिटकिनी लगा के वहीं सुटियाएंगे जोर जोर से, होश ठिकाने आ जाएगा। वहां पर आपकी पसंदगी नहीं चलेगी। ये भी वैल्यूज है। डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक। करेला आपको पसंद नहीं है ना,
घर वालों का खा। बचपन में न जाने क्या क्या नहीं पसंद था, खिलाए होंगे, खा। बहुत तीखा लगता है, थोड़ा सा खा, ज्यादा मत खा, थोड़ा सा खा। बच्चे के पीछे माँ उसकी घूम घूम के खाना खिलाती है, बच्चा नहीं खाता, मुंह खोल, खिलाते खिलाते मार देती है, रोते रोते खिलाती है। रो रहा है, आंसू, बच्चे तो बहुत रोते हैं ना, उसके बड़े आंसू आते हैं, मुंह में ठूस रही है। माँ को पसंद है खिलाना, उसको खाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइक हमेशा, क्योंकि अभी आप सक्षम नहीं हो गुरु आप सक्षम नहीं हो कि आपके लाइक को ध्यान दिया जाए, तुमको बुद्धि ही नहीं अभी। आप लोग को क्या लगता है बहुत बुद्धिमान है ना? अभी कई चीजों पे हम आप पे गौर नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हो, जबकि कंपटीशन की डिमांड कुछ और है, तो उस पर गौर नहीं किया जाएगा, उस पर अलर्ट होकर अटेंशन दिया जाएगा। इसीलिए देखिए बच्चा जब जैसे बड़ा होता जाता है ना, गार्जियन थोड़ी सी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या कहा जाए थोपना कम कर देते हैं। यहाँ बैठो बबलो, हाथ धोए। अभी 10th 11th के बच्चे से नहीं कहना पड़ता कि हाथ धो के खाना खा रहे हो कि नहीं, ये नहीं पूछना, लेकिन कक्षा 3 4 में पढ़ते तो कहा जाता था। धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है चीज, जैसे करे यार क्या पहन लिए, थोड़ा सा प्रेस कर लेते। लेकिन अब 11th 12th में चला गया, उसके आगे चला गया, बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद ही गर्म करके प्रेस करता है। अब उसको खुद कई चीज पसंद आ गई जो आप पसंदगी बनाते थे उसकी। इसीलिए तो वैल्यूज बोलते हैं, परिवार में वैल्यूज की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, आचरण की बात करते हैं। व्हाट डू मीन आचरण, संस्कार, व्हाट एवर, दैट इज वैल्यूज। हमारे कुल खानदान में ऐसा हुआ ही नहीं, क्या हुआ फिर? जो हो रहा था वैल्यूज, उसी में कोई अगर मुखर हो गया, डिफरेंट हो गया, तो कहेंगे बड़ा बदतमीज है, इसको परिवार का संस्कार से कोई लेना ही देना नहीं। तो जो पसंदगी है, इंक्लूडेड जो पूरी चीज लिए, वैल्यूज किस पे? पब्लिक सेंट्रिक रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, अकाउंटेबल रहो, सेंसिबल रहो, वेलफेयर रहो, ये गवर्नमेंट की वैल्यूज होनी चाहिए। तब क्या होगा? पैसा सही से खर्च करोगे, पॉलिसी सही से बनाओगे, एग्जीक्यूशन सही करोगे, मॉनिटरिंग सही रखोगे, टाइम मैनेजमेंट सही रखोगे, और जनता को सही डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, पीस एंड हैप्पीनेस होगा। आइसक्रीम खाना आपको पसंद है, गार्जियन को नहीं पसंद है, मना करता है आइसक्रीम नहीं। सर्दी है ना, बारिश हो रही है ना, आइसक्रीम नहीं। इंक्लूडेड वैल्यूज, सेंट्रिक है आप पर, सेंसिटिव है आपको लेके, सर्दी जुकाम को लेके, बुखार को लेके। बच्चे बारिश में कहते हैं जाके छत पे नहा लें क्या, बारिश हो रही है, गार्जियन क्या बोले, भाई बुखार हो जाए चल। आपने कभी गौर कीजिए, कल बहुत जोर की बारिश हुई थी, आप उस बारिश में भीगते, कुछ भीगे ही होंगे, और अभी जुलाई अगस्त की बारिश हो, उसमें भीगिए रोज, आपकी तबीयत नहीं खराब होगी। एसिड रेन, इसीलिए कहा जाता है पहली बारिश में नहीं। बारिश में आपने कभी गौर किया होगा, तालाब में नहीं नहाने देते गांव के लोग बारिश के महीने में। भाई सोच नहलाओ, सब करो, लेकिन खुद नहाने मत जाओ। पूरी गंदगी कचरा सब बह बह वहीं इकट्ठा रहता है, सब ऊपर का धुआं प्रदूषण सब गिरा रहता है उसी में, चकते पड़ जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, दाने निकल जाएंगे, घमौरिये फमौरिये सब हो जाती है। रोकने के पीछे एक रीजन है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट को क्या कहा, ये 5-6 प्रकार बताया कि यही कर लो यार, दैट इज अ गुड गवर्नेंस। लाइन बदलो बच्चा, आफ्टर वर्ल्ड लिखें, वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या पश्चात, मेनी वेलफेयर प्रोग्राम वेयर रन बाय द
आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड many welfare programs were run by the world's institution to ensure the development of democratic values in the world. Values in the world, especially in third world countries. Especially in third world countries. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम विश्व के संस्थानों द्वारा चलाए गए ताकि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों, विशेषकर तृतीय विश्व के देशों में विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, विकास को सुनिश्चित किया जा सके। असल में बेटा जो तृतीय विश्व जिसको बोलते हैं 50s के टाइम में जितने भी देश, गौर करना बात, 50s के टाइम में जितने भी कंट्री औपनिवेशिक सत्ता से आज़ाद हुए, यानी कॉलोनियल जो स्टेटस उनका ख़त्म हुआ, एक फ्री कंट्री हुए, फ्रीडम मिली उनको, जिसमें इंडिया भी 1947 में था। ऐसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का मतलब साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हुआ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की जो कंट्री उस समय कॉलोनियल जो एक प्रकार से डोमिनेशन था उससे फ्री हुए, इंडिपेंडेंट हुए, उन सभी को तीसरी दुनिया कहा जाता है। इसलिए भारत भी क्या हुआ, थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया। ठीक, इसमें क्या बोला, वर्ल्ड बैंक का गठन कब किया गया, 1948 में, और आज़ाद देश ये हो रहे थे कब, 50s के टाइम में, 47 में इंडिया में हुआ। तो जो सत्ताएं थीं, जो अथॉरिटीज़ थीं इन देशों पे, जो फ्रीडम को लिए, जो इंडिपेंडेंसी को लिए, वो तो जा चुकी थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कैसे डेवलप करेंगे आप? डेमोक्रेटिक वैल्यूज डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी। प्यार, झगड़ा, पैसा झगड़े की जड़ भी है और पैसा ही झगड़े का निपटारा भी है। डेमोक्रेटिक कंट्री के वैल्यूज डेवलप करने में आपको इकोनॉमी स्ट्रांग करना पड़ेगा। मध्य अफ्रीका के देश अगर अभी भी गरीब हैं, मध्य अफ्रीका के देश कोरोना के टाइम में अपने देश के नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। न टीका बना सकते थे, न टीका खरीद सकते थे। कोई दान दक्षिणा दे दिया गया था, भारत ने भी दिया था, तो काम कुछ चला होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही होगी? इकोनॉमी। इकोनॉमी अगर होती और वो टीका बनाता या खरीद कर अपनी जनता को लगाता, तो सरकार का जनता के प्रति क्या बोला जाता? सेंसिटिवनेस, सेंट्रिक होना, वेलफेयर होना, यही सब तो आप बोलते हैं ना। और ये जब होता तो क्या होता? गुड गवर्नेंस। यही तो बोल रहा है वर्ल्ड बैंक, गुड गवर्नेंस। और ये नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ गवर्नेंस, गुड हटा दीजिए। तो इकोनॉमी क्या करेगा? गुड गवर्नेंस को रीच देगा। गवर्नेंस को रीच, अमीर बनाता है, और वो गुड गवर्नेंस पे तब, और गुड गवर्नेंस है तब। अरे आपके जेब में 1,50,000 पड़ा है, भैया जरा गोलगप्पे खाने हैं, खाओ। आपको लगेगा कि भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं, अतिरिक्त जेब में ठन्नी नहीं है, गोलगप्पे खाने हैं। क्या यार तुम जब देखो गोलगप्पे खाने, ये खाने, चलो घर रोटी सब्जी खाना। आपको लगेगा देखिए 20 रुपया का गोलगप्पे खाने, हमको डांट के, वो डांटे क्यों डांटे? इकोनॉमी। जमीन जायदाद के लिए, मकान के लिए, पैसे के लिए लेन देन में झगड़े नहीं होते, हत्याएं तक हो जाती हैं।
बीच में क्या है? पैसा, इकोनॉमी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे बढ़ाओगे तीसरी दुनिया के देशों के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना इकोनॉमी स्ट्रांग किए? आपने 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन यूएन जिसको बोलते हैं, 24 अक्टूबर जानते हैं कि नहीं? 1945 को आपने उसको इस्टेब्लिश किया। आपको संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग बुलानी है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के पास किराए का पैसा नहीं, आपके जहां मीटिंग में कहां जाएंगे? वर्ल्ड बैंक ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करेगा तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं डेवलप होंगे चेला। गांव में भी जिसके यहाँ भैंस नहीं, गाय नहीं होती है ना, अड़ोस पड़ोस के लोग जिसके यहाँ गाय भैंस होती है, दूध नहीं तो एक डेक्ची मट्ठा तो दे ही आते हैं। इतनी सेंसिबिलिटी तो देख सकते हैं। किसी के यहाँ प्याज ज्यादा पैदा हो गया, किसी के यहाँ आलू अदल बदल कर लेते हैं। रिश्तेदार आते हैं, कभी कभी गुड़ चीनी तक नहीं रहता, घरों में रहता था, कटोरा लेकर कह रहे चली जा जरा चीनी ले आते थे शरबत बनाने के लिए। कैसे आप वैल्यूज को डेवलप करेंगे? एक दूसरा परेशान रहे, आप बगल में बाछे खिला के घूमते रहिए, आप कैसे वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप कर लेंगे? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश बर्बाद होते रहें, बाकी यूरोपियन, अमेरिकन जो अदर्स हैं वो जलवे में रहें और दुनिया सही चलेगी? नहीं। अरे यार, मंदिर के सामने कुछ भिखारी होते हैं तो आप भी सहृदयता में आके 10-20 रुपए दे ही देते हैं। इतना तो परख कर ही लेते हैं कि इसको तो कम से कम जरूरत है। कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई गरीब बुढ़िया है, बोरा बिछा के सड़क के किनारे सब्जी बेच रही है, कम से कम उसकी नीड तो आप समझ ही जाते हैं। अलबत्ता आप कुछ कर पाए ना कर, समझदार तो हैं आप। कुछ आलू प्याज जो भी होगा खरीद ही लेते हैं। तो जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश उस जमाने में थे 50s के टाइम में, किस बूते पे आगे बढ़ते? हम भी थे यार उसमें, नेहरू जी थे। जिस दिशा का भारत था उसमें तो हार नहीं मानना है ना। हार जाए अलग बात है, बट हार नहीं मानना है। लेकिन स्थितियां तो थी, उधर पूर्ति के लिए अनाज नहीं था। 36 करोड़ की जनसंख्या थी 1951 के हिसाब से। गांव में सड़कें नहीं, शहरों में व्यवस्थाएं नहीं। जैसे जितना अंग्रेज कुछ आचा पाचा करके गया था, चला गया, उसके बाद तो सब हम ही को करना था। तो पैसा होना चाहिए ना। 18.33% लोग लिटरेट थे, बाकी सब अनपढ़ थे। 85% से ज्यादा लोग सब एग्रीकल्चर पर निर्भर थे। गांव में अकाल पड़ते थे, नहरें नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, नलकूप नहीं है, यूरिया खरीदने का पैसा नहीं है, पोटास होता नहीं है। झटका आया बारिश का तो किसान खुश, कुछ मिल गया। उधर पूर्ति कहां से होगी? आधा पेट खाएंगे और प्रभु का गीत गाएंगे। मांगते थे हम भी चावल दाल, जो भी था, गेहूं दे भाई। आप मांगने वाले को क्या मानते हैं? आज पाकिस्तान मांगता रहता, क्या मानते हैं आप उसको? आपकी मुफलिसी का कई लोग मजाक उड़ाते हैं, आपकी परेशानियों को कई लोग तवज्जो नहीं देंगे। पाकिस्तान किस कतार में खड़ा है? हाँ? सन 60 का भारत, सन 50 का भारत ऐसे ही था क्या जैसे आज है? एंड्रॉइड फोन था सबके हाथ में। जीवन चलाना कितना कठिन रहा होगा। उस चुनौतियों के बीच नेहरू को क्या क्या जूझना पड़ा होगा। उसी के बीच आईआईटी बनाना है, आईआईएम बनाना है, इसरो बनाना है, सड़कें बनानी है, बिल्डिंगें बनानी, भवन बनाने हैं, और गांव की दुर्दशा सुधारनी है, नहर पहुंचाना है खेतों तक, ट्यूबवेल लगाना है, खेत खलिहान दुरुस्त करना है, उधर पूर्ति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है, और विदेश में हमारी साख को खतरा ना हो इसका भी ध्यान में रखना है।
75 साल की वैदेशिक नीति की यात्रा पर ही तो मोदी साहब बैटिंग कर रहे हैं। किसकी पिच है? 9-10 साल में पिच बनी है क्या? मनमोहन की पिच है, वाजपेयी जी की पिच है, नरसिम्हा राव की पिच है, राजीव गांधी की पिच है, इंदिरा गांधी की पिच है, नेहरू जी की पिच है। ऊबड़ खाबड़ को पाट करके, धुरमुस चला करके, बुलडोजर चला के जो पाट करके बिल्कुल चौकस बनाए, उस पर जाकर बैटिंग करते हैं। ये परत दर परत वैदेशिक नीति का नतीजा है। 1966 का वो ग्रीन क्रांति जो हमारी थी खेती बाड़ी वाली, भूल गए क्या आप? हरित क्रांति क्या नहीं किया गया? सब किया गया समय के साथ। वो किसके लिए किया गया? पब्लिक सेंट्रिक। गुड गवर्नेंस है तो फ्रॉम स्टेट टू मार्केट 1989 में, उदारीकरण तो 1991 में आया। गुड गवर्नेंस की न्यू डिफिनीशन जिसको एक प्रकार से एक्सेप्ट किया इंग्लैंड, वो 1992 में आया। लेकिन जो पहले से पब्लिक सेंट्रिक, पहले से पब्लिक वेलफेयर, पहले से सेंसिबिलिटी, पहले से ट्रांसपेरेंसी और पहले से चली आ रही जो अकाउंटेबिलिटी थी, क्या वो गुड गवर्नेंस नहीं थी? थी। अशोक के टाइम में प्रजा के सुख में राजा का सुख है। ये क्या था? पब्लिक सेंट्रिक। अगर पब्लिक सेंट्रिक है तो गुड गवर्नेंस है। अशोक भी गुड गवर्नेंस था। जहां नीति और नैतिक लड़ाई हो और वहां नैतिकता को जिताई जा रही हो और नीति सही हो, तो वहां भी गुड गवर्नेंस। महाभारत भी गुड गवर्नेंस था। गीता में जो कृष्ण का उपदेश हो, गुड गवर्नेंस है। ये कहां का नियम है कि पांडव को 5 गांव भी न मिले, 5 बीघा जमीन न दो, 5 ठो घर न दो, वो दुनिया में रहे ही ना। ये दुर्योधन की कौन सी पॉलिसी थी? गीता का जो उपदेश है, कृष्ण जी ने जो दिया है, वो सब क्या है? गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन पब्लिक सेंट्रिक, सेंसिटिव। महाभारत आपने भी देखा होगा, आपको नहीं लगता कि क्या न्याय था? और रामायण, जिस भरत के लिए मांगा गया राजपाट, वही भरत को देखो, वो महात्मा भरत था। एक दूसरे के प्रति सेंट्रिक, सेंसिटिव। रामायण भी गुड गवर्नेंस था। रावण को क्यों नहीं मारेंगे? अत्याचार जिंदा रहेगा क्या? गुड गवर्नेंस के लिए ही होता है। आज भी अपराधी मारे जाते हैं, जेल जाते हैं। गुड गवर्नेंस। 2-4 अपराधियों से 2-4 करोड़ लोग खतरे में डालेंगे, जेल में डालो इनको। गुड गवर्नेंस। अतीक अहमद मारा गया ना, मारने का तरीका गलत था, बट ऐसे अपराधियों को रहने का क्या जरूरत है? जेल में रहते। पूरा तहस नहस करके दुनिया ऐसे कैसे चलेगी? गुड गवर्नेंस। तो सरकारें क्या खोजती हैं? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है? पब्लिक सेंट्रिक। वर्ल्ड बैंक यही तो बोल रहा है। और ये आएगा किससे? इकोनॉमिक। पैसा नहीं है तो नहीं होगा, पक्का जान लीजिएगा। और सन 50 में पैसा नहीं था। सन 75 में थोड़ा हुआ, 95 में और हुआ, अभी और हो गया है, तो हो रहा है ना, बस। और क्या बोल रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया बदली ना। अरे छोड़ो, अब तो लड़ाइयां इसलिए लड़ते हैं कि बम रखे हैं। पहला विश्व युद्ध में कौन सा परमाणु बम था किसके पास? दूसरे में तो हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने छोड़ा, तब पता चला दुनिया को। नहीं, उस समय दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था 1939 से 45 के बीच। लास्ट में पता चलता 6 अगस्त 9 अगस्त को दुनिया को कि अरे इसके पास तो परमाणु। तभी तो रसिया नाराज हुआ। नहीं, रसिया तो लड़ रहा था उसी के साथ। कहो भैया बताए नहीं, रखे हो, अब हम बनाएंगे। बनाए, सब बना रहा है। लड़ाई किसकी? हथियारों की। पहलवानी हो रही है, हाथ का पंजा। जेलेस्की, व्लादिमीर जेलेस्की और व्लादिमीर पुतिन मैदान में लड़ते देखे गए। वो सब चाय पी रहे हैं अपना अपना बैठ के। लड़ रही है आर्मी। किससे लड़ रही है? हथियार से। तो हथियारों के होड़ में चले गए हम, पैसा वहां चला गया। स्टार वार किए, ऊपर लड़ाई अंतरिक्ष में किए, तुम ये छोड़ोगे हम वो छोड़ेंगे, छोड़ा हुआ खूब।
कचरा भर दिया हमने ऊपर। ये सब गुड गवर्नेंस नहीं है। परमाणु बम की भट्टी पर बैठा हुआ दुनिया गुड गवर्नेंस नहीं है। पीस एंड हैप्पीनेस, जेलेंस्की पीस में है क्या? व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है क्या उनके अंदर? रोज एक नई नींद लेनी पड़ती है अलग तरीके से, नींद की गोली खा के। गुड गवर्नेंस बस जो बताया हूं ये है। बाकी तो जो कहानी बताऊंगा तो लिखने के लिए बताऊंगा, बाकी समझने के लिए यही था। दिल दिया, क्या लिया? दिल दिया तो दर्द लिया। यही कहानी है। जितना सेंसिटिव होगे, जितना अच्छे से काम करोगे, क्वेश्चंस भी उठेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को अपना लेसन समझ करके एक नया विकास की रेखा खींच दो। क्वेश्चन से मत घबराओ। हार मानने से पहले हारना नहीं है, नहीं, हारने से पहले हार नहीं मानना है। उल्टी गंगा मत बहाओ। और गुड गवर्नेंस एक परत दर परत की प्रक्रिया है, वक्त के साथ दिखती भी है और बनते हुए और ऊंचे होते हुए, गगनचुंबी होते हुए दिखती भी है, और सबको फील गुड समझ में भी आती है, एहसास भी होता है।